कहानी का शीर्षक सर्पदंश। मैं ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए पुल पर न चढ़कर रेल की पटरी की ओर उतरकर दोनों तरफ देखा। कोई ट्रेन नहीं आ रहा था, तो मैं भागकर पटरी के दूसरी ओर आ गया। इस तरह आने का कारण था कि इस ओर से 10 मिनट में पैदल ही घर पहुंच जाता हूँ। मुख्य सड़क से लगभग आधा घंटा लग जाता है। साथ ही जल्दीबाजी का एक और कारण था, मेरी पत्नी दामिनी। हमारी शादी के 6 महीने हो गए और इस दौरान मैं पहली बार ऑफिस के काम से 3-4 दिनों के लिए उसे घर पर अकेले छोड़कर गया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये 3-4 दिन कटा था। अब जल्द से जल्द घर पहुंचकर उसे अचंभित करने वाला था, परंतु जैसे ही घर पहुंचा तो दामिनी को एक लड़के के साथ बरामदे में बैठा देखा तो न जाने क्यों मैं अचानक से घर के सामने के गुलमोहर पेड़ का ओट ले लिया। 2 पल में ही हजारों सवाल मेरे दिलो दिमाग में कौंधने लगा। वे लोग कुछ खा रहे थे। कभी वो लड़का दामिनी के मुंह में खिलाता तो कभी दामिनी उसे खिलाती। ये मंजर मुझे सर्पदंश की तरह लगा, ऐसा दंश जिसे सह पाना संभव नहीं लग रहा था। मैं जितना तेज कदमों से पहुंचा था उतने ही थके कदमों से लौटने लगा। दिमाग कह रहा था कि चलो उससे पूछो ये कौन है और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों की, लेकिन दिल तो पल भर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमने माता पिता और समाज से विद्रोह करके शादी की थी, इसलिए हमारे परिवार वालों ने हमें त्याग दिया था। दिलो दिमाग में बस एक ही बात गूंज रहा था, क्या कमी रह गई थी हमारी चाहत में। मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए शादी के बाद पहली बार बाहर गया था, और पहली बार में ही इसी 3-4 दिन में कोई और मिल गया। उसकी हंसी मुझे चुभ रहा था और मैं उल्टे पांव लौट गया, अपने घर आ गया। परिवार के सभी लोग मुझे देखकर खुश हो गए। उनके हिसाब से मैं नागिन के चुंगल से बचकर आ गया था। उन्हें कहाँ खबर था कि मैं हर पल उसके दंश के दर्द को महसूस कर रहा था। इसी दर्द के साथ समय बीतने लगा। उसके बाद मैंने कभी भी दामिनी की खोज खबर नहीं लिया। माँ पिताजी बहुत बार विवाह करके घर बसाने की जिद करते रहते थे। एक बार मैंने उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि अगर आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और दोबारा कभी नहीं लौटूंगा। उनके लिए मैं ज़्यादा प्यारा था, ना कि मेरा विवाह। इसलिए वे लोग विवाह करने कहना छोड़ दिए। मैं घर परिवार के लिए पैसे कमाने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा देने में लग गया। अब मैं 50 साल का हो गया हूँ। माँ पिताजी चल बसे। परिवार में भाई बहन के बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं और वो सभी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए हैं। अब मैं अपने माता पिता के घर में अकेला रह गया हूँ। अकेलेपन से मुझे डर कभी नहीं लगा, क्योंकि भीड़ में भी मैं अकेला ही जी रहा था। शाम का वक्त था। मैं अपनी पसंदीदा किताब और कॉफ़ी के साथ बैठा था कि अचानक ऑफिस से फ़ोन आया। किसी काम से मुझे रत्नागिरी जाना था। सुबह सवेरे निकल पड़ा एक सहकर्मी के साथ। रत्नागिरी जाने के ही रास्ते में पड़ता था हरिपुर। शाम होने को था जब ट्रेन हरिपुर स्टेशन पर रुका। जिस समय ट्रेन रुका, ट्रेन के साथ मेरा तन मन भी रुक गया। अनायास मैं बैग लेकर हरिपुर उतरने लगा तो मेरे सहकर्मी बोले, सर हमें रत्नागिरी जाना है, अभी 2-3 स्टेशन आगे है। मैंने कहा, एक बहुत पुराना मित्र यहाँ रहता है, सोच रहा हूँ जब इतनी दूर आया हूँ तो मिल लेता हूँ। काम तो सुबह ही होगा, मैं बस लेकर तड़के सुबह आ जाऊँगा। मेरे पाँव खुद ही पटरी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। पगडंडी के रास्ते अब थोड़े चौड़े हो गए थे। मन ही मन सोच रहा था कि हरिपुर स्टेशन आते ही उसे देखने की चाहत मेरे अंदर क्यों आ गया। मैं तो बरसों पहले उसे छोड़ चुका था, उसकी खुशियों के साथ। फिर आज इतने वर्षों के बाद मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई। पुरानी बातों को याद करते करते मैं चला जा रहा था। दूर से ही मेरी नज़र गुलमोहर के पेड़ पर पड़ा, जो अब बड़ा दरख्त हो गया था। गुलमोहर के ओट से मैं घर को देखने लगा, वही घर जिसे हमने कितने ख्वाहिशों से सजाए थे।
चारों तरफ सन्नाटा बिखरा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ खेलते हुए बच्चे गेट को खटखटा कर भाग गया। अंदर से वही चीर परिचित आवाज़ आया, जिसे बरसों बीतने के बाद भी ना तो मेरे कानों ने भूले थे और ना ही मेरे मन मस्तिष्क। देबू देखो तो कौन है, लगता है मनोहर आ गए। बोलते बोलते वो गेट तक आई, इधर उधर देखी, फिर गेट बंद करके वापस बरामदे में जाकर बैठ गई। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया और गुलमोहर की ओट से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी सामने से आता हुआ वही चेहरा दिखा और उसे देखते ही मुझे बरसों पुराना सर्पदंश फिर से महसूस हुआ और मैं पलट कर लौटने लगा, लेकिन इस बार नहीं लौट पाया। उसने पीछे से आवाज़ दिया, आप वही हैं ना जिसका इंतज़ार बरसों से मेरी दीदी कर रही है। अभी मैं कुछ बोलता उसके पहले ही बच्चों ने एक बड़ा सा पत्थर गेट पर मार कर भाग गया। पत्थर जैसे गेट से टकराया और जोर से खटका आवाज़ आया और फिर अंदर से आवाज़ लगाई, देबू गेट खोल दो, मनोहर आए हैं। कहते कहते वो गेट की ओर सामने से आते हुए दिखी। बिखरे बाल, लाल आंखें अंदर को धसी हुई, बेतरतीब कपड़े। उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। देबू उसे समझाते हुए कहा, दीदी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गेट बंद करके अंदर रहा करो। अच्छा, मैं अंदर रहूं और तू काम से बाहर, और इस बीच तेरे जीजाजी आकर चले जाएंगे और हम लोग उनके आने का इंतज़ार करते रह जाएंगे। ये कहकर खिलखिला कर हंस पड़ी। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैं निशब्द देख रहा था। सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसकी हंसी में कब अब भी वही खनक थी। तभी उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ा, एकटक मुझे निहारने लगी और पूछी, कितना दिन लगा दिया आने में? तुम 2-3-4 दिन ही बोल के गए थे। चलो आओ, अंदर आओ। देबू देखो तुम्हारे जिया जी आ गए ना। फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से इसे कितने दिनों से यहाँ रहना पड़ रहा है। ये तो उसी दिन जा रहा था। हमारी शादी के बाद पहली बार कोई हमसे मिलने आया था, इसलिए जिद करके इसे रोक ली थी ताकि तुम भी इससे मिल सको। मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर हमें क्या पता था कि तुम इतने दिन लगाओगे वापस लौटने में। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और घर के अंदर खींचते हुए ले गई और बरामदे में लगी कुर्सी पर बिठा दी और खुद भी बैठ गई। देबू का हाथ पकड़कर मेरी ओर देखते हुए बोली, अब तुम आ गए हो, बेचारा ये अपना घर भी जा पाएगा। मेरे आंखों से आंसू लड़ी की तरह झड़ रही थी। मैं उसे देखकर पलक झपकाना भी भूल गया था। तभी बाहर खेलते बच्चे खटका कर भाग गए। खट की आवाज़ सुनते ही वो उठ गई। उसे उठते देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर देबू की तरफ देखा तो उसने कहा, बरसों से दीदी का यही हालत है। तभी दामिनी का आवाज़ सुनाई दिया, देबू देख तो ये आए क्या। और गेट के पास जाकर इधर उधर देखी, फिर वापस बरामदे में आकर बैठ गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।